आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज बड़ी खबर सरकार के लिए यह है कि सरकार ने वो कर दिखाने की कोशिश की है जिसके बारे में लगातार मोदी सरकार कहती रही है, और वो ये कि तमाम ऐसे भगोड़े जो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए हैं, जो बैंकों का पैसा डकार कर विदेश में जा बैठे हैं, उन भगोड़ों को हिंदुस्तान वापस लाने की पुरजोर कोशिश मौजूदा सरकार करेगी। और इसी कड़ी में जहां वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के मामले में क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यार्पित कर हिंदुस्तान में 45 दिनों के लिए मोदी सरकार ला पाई, वहीं पर विजय मल्ल्या के प्रत्यार्पण का रास्ता भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लंदन की अदालत ने विजय मल्ल्या के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है, क्योंकि भारत सरकार ने अपना पक्ष बड़ी ही मजबूती से अदालत में रखा। लेकिन क्या विजय मल्ल्या को वाकई मौजूदा सरकार के कार्यकाल के तहत ही हिंदुस्तान लाया जा पाएगा या इसमें अभी काफी वक्त लगेगा, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि आज सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। हिंदुस्तान के बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले विजय माल्या के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। विजय माल्या को लंदन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, यानी अब माल्या को हिंदुस्तान लाने का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है। लंदन की कोर्ट में माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ वो हर हथकंडे अपनाए जो उसके बस में थे, लेकिन आखिरकार उसे कोर्ट से झटका ही लगा। प्रत्यर्पण की अहम सुनवाई के दौरान इस मामले के जज एम्मा आर्बुटनॉट ने साफ कहा, पहली नजर में माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। वहीं माल्या के प्रत्यर्पण का मामला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेज दिया गया है, जिसका फैसला ब्रिटिश सरकार अब करेगी। I have a message for the Indian government. I can write to the Indian government. I don't think it would be very appropriate for me to pass messages to the Indian government via the media. वहीं सुनवाई से पहले जब माल्या कोर्ट पहुंचा था तो उसके तेवर ढीले थे। माल्या ने मीडिया से बात करते हुए खुद को बेकसूर बताया था और बैंकों के पैसा लौटाने के प्रस्ताव की भी बात कही थी। Tweeted saying that I want to repay public sector banks and other creditors, employees very much included, but that has nothing to do with this extradition decision. This is a completely separate matter. आपको बता दें कि माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण का मामला मैजिस्ट्रेट की अदालत में पिछले साल 4 दिसंबर को शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक माल्या अपनी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने के लिए हर हथकंडे अपनाता रहा है। कुल मिलाकर माल्या की मुश्किलें अब शुरू हो चुकी हैं। हकीकत ये है कि गेंद अब यूके सरकार के पाले में है। अगर यूके सरकार अदालत के फैसले से संतुष्ट होती है तो उसके प्रत्यर्पण का आदेश जारी करेगी। वहीं इस फैसले के खिलाफ माल्या के पास 14 दिन में हाई कोर्ट में अपील करने का भी अधिकार है। यानी बेशक ये खबर बड़ी है, लेकिन माल्या की वापसी में कुछ दिनों का इंतजार अभी बाकी है। भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर यूके कोर्ट के फैसले पर सरकार और बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि माल्या हो या फिर नीरव मोदी या फिर मेहुल चौकसी, सरकारी खजाने को लूटकर उनका भागना दरअसल सरकार की ही नाकामयाबी है और उसके लिए पीठ थपथपाने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि प्राथमिक अदालत से कम ब्रिटेन से यह स्पष्ट हो गया है कि विजय मल्ल्या के प्रत्यार्पण का रास्ता बाधित नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, विजय मल्ल्या के पास अभी बचाव के रास्ते हैं। विजय मल्ल्या अब चाहे तो अपने इस अदालती फैसले को ब्रिटेन की हाई कोर्ट में सबसे पहले चुनौती दे सकता है। और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि यूके के होम सेक्रेटरी को इस बाबत तय करने का अधिकार है कि अगले 2 महीने में कि क्या माल्या के प्रत्यार्पण को हिंदुस्तान में किया जाएगा या नहीं। और इसके साथ साथ 14 दिनों के भीतर ब्रिटिश हाई कोर्ट में माल्या के पास यह अधिकार है कि वो इस फैसले के खिलाफ चुनौती दाखिल करे और याचिका दाखिल करे। और हाई कोर्ट से भी अगर विजय मल्ल्या के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ कर दिया जाता है तो विजय मल्ल्या के पास उस वक्त भी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का एक रास्ता और होगा। और ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अगर उस वक्त भी माल्या के अपील को खारिज कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर एक और रास्ता है। यानी कि कुल मिलाकर अभी विजय माल्या के पास कम से कम 3 ऐसे मामले हैं, 3 ऐसी सुनवाई के जरिए हैं जिसके जरिए वो अपने प्रत्यार्पण के इस आदेश को या तो पलटवा सकता है या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है।
लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस मौके पर स्पष्ट तौर से अपनी सरकार की और सभी सरकारी एजेंसियों की भी थपथपाई। कोई भी व्यक्ति भारत के साथ बेईमानी करेगा, इसकी अर्थव्यवस्था के साथ बेईमानी करेगा, हमारी बैंकिंग व्यवस्था के साथ बेईमानी करेगा और चाहेगा कि मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर छुप जाऊं, तो इस देश में इतनी क्षमता है और इस देश की नैतिकता में इतनी क्षमता है कि ये उसको वहां से भी ढूंढ लाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि विजय माल्या को लेकर बार बार इस बात को लेकर कहा गया कि आखिरकार विजय माल्या कैसे हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। विजय माल्या संसद में मौजूद था जब आखिरी दिन वो यहां पर था। इसके साथ साथ उसने ये बात भी साबित करने की कोशिश की कि उसने वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बात की जानकारी भी दी थी वो हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा है। यह बात अलग है कि उसने इस बात से बाद में पलटी खा ली थी। लेकिन विजय माल्या को देखकर एक बात तो स्पष्ट थी, विजय माल्या ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के बैंकों को चूना लगाकर हिंदुस्तान से भागना कितना आसान है। और विजय माल्या के बाद ही कुछ ऐसे और मामले सामने आए जिसमें बैंकों को चूना लगाकर लोग हिंदुस्तान छोड़कर भाग निकले। तो आइए अब आपको दिखाते हैं विजय माल्या ने कैसे बहुत ही सुनियोजित तरीके से भारतीय बैंकों को न सिर्फ चूना लगाया बल्कि आम आदमी की मेहनत की कमाई अपने जेब में ठूंसी और फरार हो गया। हिंदुस्तान के बैंकों को चूना लगाने वाले विजय माल्या को भी ये समझ में आ चुका था कि ब्रिटेन में अब उसकी दाल और नहीं गलने वाली, इसीलिए उसके तेवर भी ढीले हो गए थे और वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए नई नई तरकीबें खोज रहा था। जो विजय माल्या बैंकों का कर्ज चुकाने से साफ इनकार करता था और अपने खिलाफ आरोपों को साजिश करार देता था, उसी विजय माल्या ने 5 दिसंबर को बैंकों के सामने प्रस्ताव रखा। माल्या ने कहा कि वो बैंकों का मूलधन चुकाने को तैयार है लेकिन वो ब्याज नहीं चुकाएगा। यानी माल्या को समझ आ चुका था कि अब वो भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ने वाला है। विजय माल्या पर 16 बैंकों के 9,000 करोड़ की देनदारी है और सबसे ज्यादा 1600 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का 800 करोड़, IDBI बैंक का 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया का 650 करोड़ का लोन है। I have already filed a comprehensive settlement application in the Karnataka High Court, who has kindly agreed to consider the settlement application. And as I said before to you, I put my assets on the table, ask the court to decide on a settlement, pay off employees and creditors. इतना ही नहीं, विजय माल्या 2 मार्च 2016 से भारत से भाग चुका है और उसने कुछ दिनों पहले ये कहकर चौंकाया था कि हिंदुस्तान छोड़ने से पहले उसने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात की थी। हालांकि वित्त मंत्री ने माल्या के इस बयान को सिरे से खारिज किया, लेकिन माल्या के इस बयान ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। विजय माल्या ने जो 9,000 करोड़ लिए वो बैंक में जमा कराती है कि नहीं? विजय माल्या को क्या करना है आपको लेकर? विजय माल्या को म्यूजियम में, आपने म्यूजियम में थोड़ी रखना है या देखना थोड़ी है विजय माल्या को, उसको देखने का किसी को शौक नहीं। सवाल है कि उसके 9,000 करोड़ बीजेपी लाएगी कि नहीं। जिन्होंने देश का खजाना लूटा, देश के बैंकों को लूटा और उनको लूट में कांग्रेस पार्टी ने मदद की। देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र जारी होते रहे बैंकों को, वो लुटेरे देश में वापस आ रहे हैं। इतना ही नहीं, माल्या ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में मानवाधिकारों की अपील कर रखी है। यही वजह है कि ब्रिटिश कोर्ट ने सरकार से उस जेल का वीडियो मांगा था जहां माल्या को रखा जाएगा। माल्या ने हर कोशिश की कि वो अपने गुनाहों को छिपा सके और उसकी गिरफ्तारी टल सके, लेकिन भारतीय एजेंसियों के पुख्ता सबूतों और दलीलों के आगे अब माल्या की सारी कोशिशें कमजोर पड़ती जा रही हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला माल्या अब जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरने वाला है। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि विजय माल्या के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे होने वाले हैं, लेकिन आइए अब जरा आपको यह भी दिखाएं कि विजय माल्या अपने आप को बचाने के लिए किस तरह के आरोप भारत सरकार पर लगाता रहा है। दरअसल विजय माल्या का यह कहना है, जो कि उसने अदालत में भी स्पष्ट तौर से कहा, कि यह पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और राजनीति से प्रेरित है, इसलिए विजय माल्या को जानबूझकर पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर विजय माल्या ने खुद 1 रुपया भी किसी भी बैंक से उधार नहीं लिया। उसने ये भी बात कहा कि किसी भी बैंक का रुपया लेकर विजय माल्या भागा नहीं है। दरअसल उसे सिर्फ पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों की नजरों में उसकी साख गिराई जा सके।
उसने बैंकों को कई बार प्रस्ताव दिया है कि बैंकों का मूलधन वो वापस देने को तैयार है, लेकिन बैंकों ने जबरन उसके ऊपर इतना कर्ज लाद रखा है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए देना संभव नहीं है। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि भारत के जेल की हालत खराब है और ऐसे में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसके एक तरह से उसे मरणासन पहुंचा दिया जाएगा। और खुद अपनी जान की फिक्र बताते हुए उसने इस बात को स्पष्ट किया कि अब उसका हिंदुस्तान में वापस भेजा जाना उसकी मौत की दरवाजे तक उसे धकेलने के बराबर है। तो क्या वाकई में विजय माल्या वही पोस्टर बॉय है जिसे लोग देखना चाहते हैं? दरअसल इसमें कोई शक नहीं है कि विजय माल्या आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि सरकारी बैंकों का पैसा लेकर आसानी से डकार कर हिंदुस्तान से भागने वाले लोगों की फहरिस्त में सबसे चमकदार नाम है। और वो इसलिए क्योंकि विजय माल्या ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी जी, जो ऐशो आराम उसने प्रदर्शित किया, जिस तरह से वो पैसे को हवा में उड़ाता हुआ दिखाई दिया, उसने लोगों को उसकी आंखों का किरकिरी बना दिया था। और यही वजह है कि आज इसमें कोई शक नहीं है कि विजय माल्या से कहीं बड़े घोटालेबाज देश में हैं, देश से छोड़कर भी भागे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी बात नहीं करते। लोग बात करते हैं तो विजय माल्या की, क्योंकि विजय माल्या की अय्याशी हर किसी ने देखी है। ये दो तस्वीरें शराब और एयरलाइन कारोबारी विजय माल्या की जिंदगी की कहानी बयां करती हैं। माल्या के अर्श से फर्श तक पहुंचने की दास्तान का आगाज और अंजाम इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कभी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ पार्टी, कभी खूबसूरत मॉडल्स के साथ कैलेंडर लॉन्च, कभी क्रिकेट और फुटबॉल टीम का प्रमोशन, तो कभी फॉर्मूला 1 रेसिंग में हिस्सेदारी। जमीन हो या आसमान, रफ्तार विजय माल्या का शक्ल रहा है। मिस्टर माल्या एविएशन कंपनी चलाते थे, हवा में उड़ने के शौकीन थे। जनाब के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे, लेकिन वक्त ने पर काट दिए और आज वो जमीन पर आ चुके हैं। विजय माल्या की एयरलाइन कंपनी के जहाज आसमान की बुलंदियों को चूमा करते थे। अपनी कंपनी के लिए विजय माल्या बैंकों से कर्ज पर कर्ज लेते चले गए और हालत ये हो गई कि बैंकों पर उसकी देनदारी 9,000 करोड़ तक पहुंच गई, जिसकी वजह से उसे हिंदुस्तान छोड़कर लंदन भाग जाना पड़ा। वो अरबपति कारोबारी, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स यानी हसीन लम्हों का राजा कहा जाता था, आज एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पोस्टर बॉय बन गया है। और माल्या ने खुद ये बात स्वीकार भी की। माल्या ने इंडियन मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, मुझे धोखाधड़ी का पोस्टर बॉय बना दिया गया। मुझ पर मीडिया और नेताओं ने इस तरह इल्जाम लगाया जैसे मैं 9,000 करोड़ चुरा कर भाग गया। ये रकम किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज दी गई थी। कर्ज देने वाले कुछ बैंकों ने भी मुझ पर विलफुल डिफॉल्टर जैसा तमगा लगा दिया। मैं जनता के गुस्से की वजह बन गया। विजय माल्या भले ही किसी पर लाख इल्जाम लगाएं, मगर अपनी इस हालत की वजह भी उसकी अय्याश जिंदगी ही रही। यहां तक कि जब कारोबार का रंग फीका पड़ चुका था, जिस शराब और एयरलाइन कंपनी के चलते पूरी दुनिया के कारोबारी उसे जानते थे, वो कंपनी बिक चुकी थी। जिस वक्त विजय माल्या पर कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ रहा था, बैंक अपना शिकंजा कस रहे थे, उस दौरान भी विजय माल्या के रंगीन मिजाज में कोई कमी नहीं देखी गई। हालांकि जब माल्या को ब्रिटेन की अदालत से भी बचने की उम्मीद नहीं रही, तो उसने बैंकों का पैसा लौटाने की अपील जरूर की, मगर अब काफी देर हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और 9,000 करोड़ की देनदारी के मामले में सीबीआई के लुकआउट नोटिस जारी होने के कारण अब माल्या को जेल का मुंह देखना पड़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। विजय माल्या का प्रत्यार्पण जहां सरकार के लिए एक अच्छी खबर रही, वहीं आज सरकार को बहुत बड़ा झटका भी लगा, और इसे आप करारा झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने आज अपने पद से आज शाम इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हालांकि अपने इस्तीफे में इस बात को स्पष्ट कहा कि ये निजी कारणों की वजह से है, लेकिन जिस चिट्ठी में उन्होंने निजी कारणों का वजह बताया, उसके साथ साथ ये बात भी स्पष्ट हो गई कि वित्त मंत्री के साथ उनकी तनातनी और सरकार की नीतियों के विरोध में आज उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया है। अगर देखा जाए तो शायद उर्जित पटेल अपने आप में इकलौते ऐसे आरबीआई के गवर्नर होंगे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दिया है। और उर्जित पटेल के साथ सरकार की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है और कैसे उर्जित पटेल आज सरकार को एक तरह से ये कह गए कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। आखिरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। 2 साल 3 महीने से रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाल रहे उर्जित पटेल का ये इस्तीफा उनके कार्यकाल पूरा होने के सिर्फ 9 महीने पहले आ गया है।
इसकी आशंका तब पैदा हुई थी जब पिछले महीने डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के बयानों से आरबीआई और सरकार के बीच का मतभेद सामने आ गया था। रिजर्व बैंक के सबसे बड़े अधिकारी के इस कदर इस्तीफा देने को लेकर तमाम तरह की अफवाहें शुरू हो गई। हालांकि उर्जित पटेल ने अपने बयान में कहा कि निजी कारणों से मैंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा देने का फैसला किया है। इन वर्षों में आरबीआई में विभिन्न पदों पर रहकर सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। आरबीआई के कर्मचारियों, अधिकारियों और मैनेजमेंट ने हाल के वर्षों में कई उपलब्धियां दिलवाई। इस मौके पर मैं अपने सहकर्मियों और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स के प्रति आभार प्रकट करता हूं और बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। उर्जित पटेल ने अपने इस्तीफे की वजह को बेहद निजी बताया है। पिछले 26 साल में सबसे कम वक्त के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर रहने वाले 55 साल के उर्जित पटेल ने जब इस्तीफा दिया तो देश में सियासी हलचल मच गई। मुझे तो नहीं पता है कि पर्सनल रीजंस क्या हो सकती है, लेकिन मेरी राय में उनका इस्तीफा देना बहुत अच्छा नहीं होगा हमारे इकोनॉमी के लिए, रिजर्व बैंक के लिए और सरकार के लिए। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सवाल उठाने लगा कि सरकार ने जबरन दबाव डालकर उर्जित पटेल से इस्तीफा लिया है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए कि कई मुद्दों पर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच मतभेद थे, जिनमें रिजर्व बैंक की स्वायत्तता पर हमले हो रहे थे। रिजर्व बैंक की सुरक्षित निधि पर सरकार की नजर भी थी। एनपीए को लेकर सरकार और आरबीआई एक दूसरे के आमने सामने थे। वो पर्सनल रीजंस क्या हैं, इसके ऊपर भी मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। केवल इतनी बात कहूंगा कि ये एक अजीब बात है कि इनके ही नियुक्त किए गए लोग खुद इस्तीफा दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में अरविंद सुब्रमण्यन साहब ने भी इस्तीफा दिया था और अभी उर्जित पटेल जी ने दिया है। हालांकि सरकार की ओर से आए पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयानों में उर्जित पटेल के कामकाज की सराहना की गई है। पीएम मोदी ने लिखा कि डॉक्टर उर्जित पटेल बेहद मैक्रो इकोनॉमिक मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले उच्च प्रतिभा के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को अराजकता में से निकालकर अनुशासित किया। उनकी अगुवाई में आरबीआई में वित्तीय स्थिरता आई है। वो रिजर्व बैंक में बतौर डिप्टी गवर्नर और गवर्नर 6 साल तक रहे। हम उनकी कमी बेहद महसूस करेंगे। सरकार की ओर से उर्जित का शुक्रिया भले ही जताया गया हो, लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी के बाद से कई मौकों पर आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद दिखे, उस लिहाज से उर्जित पटेल का इस्तीफा सामान्य घटना नजर नहीं आ रहा। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। आरबीआई के गवर्नर रहे उर्जित पटेल के कार्यकाल में अभी 9 महीने बाकी थे। अगर देखा जाए तो आमतौर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर अगर इस्तीफे की स्थिति भी आ जाती है तब भी इस तरह की परिस्थितियों से कन्नी काटते हुए अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, लेकिन उर्जित पटेल ने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। इस तनातनी की वजह हम सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 6 महीने से भारत सरकार और आरबीआई गवर्नर के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है, जिसको लेकर आरबीआई के गवर्नर ने न सिर्फ स्पष्ट तौर से बातों को सामने रखा, बल्कि तमाम अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर इस पे खास चर्चा भी हुई। अब विपक्ष सरकार पर यह सवाल उठा रहा है कि आखिरकार आरबीआई के गवर्नर के इस्तीफे के साथ क्या यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती कि आज देश की अर्थव्यवस्था वाकई में डावाडोल स्थिति में है और सरकार जानबूझकर तमाम संवैधानिक संस्थानों की आजादी पर कुठाराघात कर रही है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने जब सरकार के फैसले को T20 और रिजर्व बैंक को टेस्ट खिलाड़ी बताया था, तभी ये बयान भी सामने आया था कि सेंट्रल बैंक का सम्मान नहीं करने वाली सरकार को वित्तीय बाजार का क्रोध झेलना पड़ता है। अक्टूबर में आए विरल आचार्य के इस बयान के बाद देश में चर्चा बढ़ गई कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। आरबीआई का मानना था कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है एंड उसके फ्रीडम के ऊपर कुछ उनको लगा था कि एक जात का एक तरह का क्या कहते हैं जिसे रोक लगाई जा रही है। सो उस वजह से ये नाखुश थे आरबीआई के ऑफिशियल स्पेशली गवर्नर। दरअसल ये मतभेद नोटबंदी के बाद से ही बढ़ रहे थे, जब रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों में ये जाहिर हुआ था कि नोटबंदी के बावजूद बेहद कम काले धन का पता लग पाया था। इसके बाद से लगातार रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच मतभेद की खबरें सामने आती रही। खबर ये थी कि सरकार रिजर्व बैंक की कुल सुरक्षित पूंजी 9 करोड़ 59 लाख को कम करने की बात कह रही थी, जिस पर आरबीआई तैयार नहीं था। सरकार छोटे वित्तीय क्षेत्र में नकदी बढ़ाने और लघु उद्यमों को ज्यादा कर्ज देने के पक्ष में थी, जबकि आरबीआई अपनी शर्त कमजोर करने को तैयार नहीं था। इस कड़ी में मतभेदों का सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि एनपीए को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया।
उर्जित पटेल साहब के साथ आपको मालूम है कि पीछे हाल ही में तानातानी चल रही है, और इससे पहले रघुराम राजन जी उन्होंने सितंबर में इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने भी टिप्पणी की डिमोनेटाइजेशन और बाकी चीजों पे, जीएसटी पे भी। सरकार और रिजर्व बैंक के बीच इन मुद्दों को लेकर मतभेद की खबरें चल ही रही थी कि रिजर्व बैंक बोर्ड की बैठक हुई। 9 घंटे तक चली इस बैठक में आखिरकार आरबीआई को बैकफुट पर जाना पड़ा और अतिरिक्त पूंजी सरकार को सौंपने के मुद्दे पर एक समिति बिठाने का फैसला हुआ। हालांकि तब के बाद से रिजर्व बैंक की ओर से कोई बयानबाजी तो नहीं हुई, लेकिन उर्जित की नाराजगी की खबरें आती रही। ये और बात है कि सरकार ने कभी इन विवादों की बात नहीं मानी। Government has noted the fact that Dr. Urjit Patel, the governor of the Reserve Bank of India, has resigned on account of personal reasons. The government deeply acknowledges the great services that he has rendered to India, its economy, in several capacities, more particularly as the governor of the Reserve Bank and the deputy governor of the Reserve Bank. दूसरी ओर उर्जित पटेल के इस्तीफे को लेकर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि उर्जित पटेल के इस्तीफे के मुद्दे पर पूरे देश को चिंता करनी चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर का इस्तीफा सरकार के लिए सवालों का एक बड़ा घेरा है, और शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही ये सवाल विपक्ष सरकार से जरूर संसद में पूछेगा। लेकिन शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी एकता भी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों ने आज एक विस्तृत मीटिंग की। 25 दलों की इस मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, चंद्रबाबू नायडू, देव गौड़ा, ममता बनर्जी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला और तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी रही। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कोई प्रतिनिधि इस मुलाकात में नहीं था, लेकिन इससे कोई बात नहीं इनकार किया जा सकता कि आज विपक्षीय एकता बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है, और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये विपक्षीय एकता सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। BJP's corruption on Rafale, demonetization, other areas is simply not acceptable, and we are going to fight it, and we are going to do whatever we can to expose it. And there was a consensus that we are going to work together to defeat the BJP, RSS. From CBI to RBI, if you see the things, it never happens in this country. It's a matter of great shock and all this, and we must protest on that, and that issue they will be discussed right now. I said let the meeting continues tomorrow also, so that we can go to president also, we can meet the president also. राजनीतिक दल आक्रामक हैं केंद्र सरकार को लेकर, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब संसद का सत्र चलेगा तो ये आक्रामकता बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले आज कयामत की रात है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कल सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये वक्त कैसे बीचे राजनेताओं के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों दल, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी साख और भविष्य की रणनीति इन नतीजों पर टिकी है। अगर कांग्रेस सफलता हासिल करती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और उसके साथ साथ तेलंगाना में, तो फिर कांग्रेस के लिए इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती, क्योंकि अब से लेकर अगले 4 महीने तक पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धमक रहेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचा ले जाती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार को बचा ले जाती है, तो एक ऐसा संदेश होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो क्या होगा? यह है रात भर की कश्मकश, जो कि सिर्फ जनता के लिए नहीं है, राजनेताओं के लिए कहीं ज्यादा भारी है। एमपी में शिवराज का क्या होगा? राजस्थान में वसुंधरा रहेंगी या जाएंगी? छत्तीसगढ़ में क्या बचेगी रमन की कुर्सी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब से पर्दा अब बस चंद घंटों के बाद उठने वाला है। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस गदगद है, तो बेचैनी बीजेपी के खेमे में भी नजर आ रही है। एमपी में कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, बधाइयों के पोस्टर लग चुके हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार भी बनाने का दावा किया जा रहा है। नतीजों से पहले बयानबाजी का दौर गर्म है। मैंने तो 3 महीने से मैं कह रहा हूँ कि हमारी 140 सीटों से ज्यादा आएंगी। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ उसमें? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने जो 3 महीने पहले कहा था, मैं अब 24 घंटे पहले कह रहा हूँ। अब ये अत्यंत हास्यास्पद है
कि कांग्रेस के मित्र इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। मैं हरकत नहीं कह रहा हूं कि पहले से ही पोस्टर लगा दो, मंत्रिमंडल बना लो। अब ये दावे हैं, दावे ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी एग्जिट पोल के नतीजों का असर देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। हम सब ने मिलकर जो काम किया है आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, एक सुखद परिणाम आने का विश्वास हम सबको है। कॉन्फिडेंस, जनता का विश्वास दिख रहा है, जनता ने सहयोग दिया है, इसलिए कोई शंका को गुंजाइश नहीं। राजस्थान की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प हो चुकी है। कांग्रेस ये मान चुकी है कि वो राजस्थान का रण जीत चुकी है। वहीं बीजेपी को भी लगता है कि जनता ने इस बार भी वसुंधरा पर भरोसा जताया है। बाकी फैसले जो होने हैं वो मैं बार बार कह चुका हूं कि फैसले हाईकमान ही करेगी कि पार्टी के इंटरेस्ट में क्या है, किसको कहां रखना है। और ये लाजमी है क्योंकि पार्टी आज जहाँ खड़ी है, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम कैसे ग्राफ को ऊपर लाए हैं। 5 राज्यों के नतीजे आगे की सियासत में क्या असर डालने वाले हैं, ये बात कांग्रेस को भी मालूम है और बीजेपी भी बखूबी जानती है। बात साफ है, जो भी जीतेगा वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। न्यूज़ नेशन। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि कल सुबह 6 बजे से लगातार देखिए न्यूज़ नेशन पर मतगणना की विस्तृत कवरेज। हम आपके सामने सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे प्रस्तुत करेंगे, इसके साथ साथ विश्लेषण जो कि आपको बताएगा कि हमारे देश की दिशा और दशा क्या होने जा रही है अगले 4 महीने में, क्योंकि अगले 4 महीने तय करेंगे कि हमारा देश कहां और किस जगह पहुंचने वाला है। इसके साथ साथ एनडीए को आज बड़ा झटका भी लगा। मोदी सरकार को यह झटका इसलिए लगा क्योंकि सहयोगी अब धीरे धीरे कन्नी काटते दिख रहे हैं। आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ अपनी नाराजगी प्रखरता से सामने रखी, बल्कि मोदी सरकार पर कई तरह के तोहमत भी मढ़ दिए। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे घटक दल उस समय थे आरएलएसपी को छोड़कर, उनकी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई घोषणा के बाद, और आरएलएसपी को उस समय भी जो अपेक्षा हमारी थी जस्टिस हमको नहीं मिला। सियासत की ये रवायत ही है कि जब तक फायदा है तब तक साथ है। बिहार के आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा कल तक एनडीए के कुनबे की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन 4.5 साल बाद उन्हें एनडीए में वो सब कुछ नजर आने लगा जो कि विपक्ष के नेता को नजर आता है। कुशवाहा जी ने एनडीए को बाय बाय कह दिया है। बार बार बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, उसी साजिश का यह हिस्सा है कि हमारे विधायक को ले जाइए। हमारे ऑनरेबल एमपी हमारे बगल में बैठे हुए रामकुमार शर्मा जी, इनके बारे में भी क्या क्या कहा गया। कुशवाहा की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। वो बिहार में सीटों के समीकरण को लेकर नाराज थे। प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी चली नहीं। प्रदर्शन से लेकर हर हथकंडे उन्होंने अपनाकर देख लिए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भाव नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी को कोसने के सिवाय दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। एनडीए को बंद करके दूसरे रास्ते जो भी हो सकते हैं, सभी रास्ते खुले हुए हैं। इसमें अकेले लड़ने का भी डिसीजन हमारी पार्टी लेने के लिए स्वतंत्र है। महागठबंधन में जाने की बात भी हो सकती है, एक ऑप्शन यह भी है। और तीसरा ऑप्शन यह भी है कि एक थर्ड फ्रंट हम बनाएं। आम चुनाव से पहले एनडीए के कुनबे का बिखरना मोदी सरकार के लिए झटका जरूर है, लेकिन कुशवाहा के जाने पर सियासत खूब हो रही है। जब नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, तब उपेंद्र कुशवाहा जी तभी से अपना मन अलग राह का बना रहे थे। अब वो मुद्दों को बहाना बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो वैचारिक धरातल है, सैद्धांतिक धरातल है, नागपुर आरएसएस के खिलाफ जहां के हम लोग खड़े हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसका हम लोग जो है स्वागत करते हैं। और उनको भाजपा को भगाने के लिए एकता का सूत्र में बंद करके जो है मजबूती के साथ जो है जो धारा है उसमें आकर के ताकत लगाना चाहिए। बिहार में कुशवाहा की सियासी हैसियत भले ही 3 सीटों की रही हो, लेकिन बिहार में कुशवाहा की सियासी ताकत किसी से छिपी नहीं है। 5 राज्यों के परिणाम आने वाली सियासत पर असर डालेंगे, ये हर कोई जानता है। अगर 5 राज्यों में बीजेपी को झटका लगा तो बिहार में एनडीए के दूसरे सहयोगी भी कुशवाहा की राह पर चल सकते हैं और ज्यादा सीटों की मांग को लेकर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।
इधर हिंदुस्तान के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि इससे कि जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड के हिमाचल के भी पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कि बस सब कुछ सफेद चादर में ढकता हुआ दिखाई दे रहा है। रात का तापमान बहुत ज्यादा गिर रहा है और लोग ठिठुर कर बस किसी तरह से ठंड के ये दिन बिताने के लिए दिन बर दिन गिन रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, सड़कों पर कई इंच तक जमी बर्फ, घरों और गाड़ियों पर आसमान से बरसती बर्फ की बारिश। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की है, मगर हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिसका सबसे बड़ा असर श्रीनगर में देखने को मिला। यहाँ के कई इलाकों में भारी बर्फबारी होने लगी और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। मुगल रोड और लेह हाईवे भी पूरी तरह बंद करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में घाटी में यूं ही बर्फबारी होती रहेगी। कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पटनी टॉप में भी बर्फबारी के बाद माहौल बदला बदला नजर आया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए जाम हो गए और लोगों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। हालांकि बर्फ से लिपटी पहाड़ियां टूरिस्ट को अपनी ओर खींच रही है, मगर यहां ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। राजौरी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कश्मीर में क्या हालात हैं। पीर पंजाल के इलाके में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा है कि गाड़ियों का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सैकड़ों मीटर लंबा जाम लग गया है। माता के दरबार में आने वाले भक्तों को भी बर्फबारी का अनोखा नजारा देखने को मिला। कटरा से वैष्णो देवी के रास्ते में अच्छी खासी बर्फ गिरी है, जिससे सैलानियों की चांदी हो गई। हालांकि बर्फबारी से सर्दी जरूर बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला। नए हफ्ते की शुरुआत से जम्मू में भीषण ठंड ने दस्तक दे दी। एक झटके में पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर गया और बर्फीली हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 2 दिन जो है वो लगातार बारिश और बर्फबारी जो है वो जम्मू और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगी। इसलिए एहतियात के तौर पर कई जो रोड्स हैं उनको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है और मुगल रोड जो है उसको यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे भी ट्रैफिक जो है उसको काफी लिमिटेड कर दिया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 10 या 11 दिसंबर से पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होगी। लिहाजा प्रशासनिक अमला पहले से ही इस हालात से निपटने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से आम लोगों को अब तक ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। यह खबर खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं की एंट्री रोकी गई थी। और वो इसलिए क्योंकि जो मुख्य गर्भगृह जिसे कहा जाता है, जहां पर मजार है, वहां पर महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे हाजी अली में भी रोका जा रहा था। इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। अब हाईकोर्ट ने न सिर्फ दिल्ली सरकार को बल्कि सभी पक्षों को नोटिस जारी कर इस बात का जवाब मांगा है कि महिलाओं के प्रवेश पर क्यों प्रतिबंध है, क्यों रोक है हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर। सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। ये मामला तब सामने आया जब लॉ की पढ़ाई कर रही 3 छात्राओं ने इस बारे में जनहित याचिका दाखिल कर दी और हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से 11 अप्रैल 2019 तक जवाब मांगा है। मैटर को देखते ही सभी रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू किया है इसमें जवाब दाखिल करने के लिए। सुनवाई के वक्त कोर्ट ने यह भी मेंशन किया कि आपने सबरीमला जजमेंट को रिलाई किया है, तो हमने उसमें हामी भरते हुए हमने ये भी कहा कि इसके साथ साथ हमने हाजी अली वाला जजमेंट जो है, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का है, वो भी रिलाई किया है। याचिका के मुताबिक निजामुद्दीन दरगाह के बाहर अंग्रेजी और हिंदी में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं को अंदर आने की इजाजत नहीं है। मामला कोर्ट में पहुंचा तो सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई।
मैं कानून से भी मैं कहूंगा कि जैसे उन्होंने सबरीमला में अपना जजमेंट दिया था, जो भी जजमेंट दें स्थानीय लोगों के चीज़ों को देखकर, लोगों को मिलाकर, और ज़्यादा बेहतर हो कि वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, धर्म के और धार्मिक लोग हैं, उनको मेल मिला करके भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर नतीजा निकलेगा। कई दरगाहों पे भी औरतें जाती हैं। हमें लगता है अभी PIL दाखिल करके कहीं न कहीं विवाद खड़ा करना, लोगों अपनी पहचान बनाना, इस तरह का एक खेल पूरे देश में शुरू हो गया। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बैन का सभी धर्मों और राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में विरोध किया था, तो भला निजामुद्दीन दरगाह का मामला जुदा क्यों है और यहाँ महिलाओं के हक की आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? ऐसा नवाजा मेरे पीर ने मुझको, नस नस मेरी झूम रही है, झूम रहा है ख्याल। संगीत की धुन हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर हमेशा से गूंजती रहती है, लेकिन महिलाओं को शिकायत ये है कि उन्हें मजार तक जाने की इजाजत नहीं। बहरहाल कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और ये देखना अहम होगा कि सरकार का इस मसले को लेकर क्या रुख रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।